आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनटीए अभ्यास ऐप के जो मॉक पेपर एनटीए ने रिलीज़ करे हैं, हम वो पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए जो दिया हुआ है वो क्या है कि हमें दिया है क्वेश्चन में कि अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे 60 डिग्री है और रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो कम्प्लीटली क्या हो रही है, पोलराइज्ड, तो हमें बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी रिफ्रैक्टेड रे की इनसाइड द मटेरियल। तो आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट तो हमें गिवन है और कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है कम्प्लीटली पोलराइज हो जाती है। तो यहाँ पे आप ब्रूस्टर लॉ जो था, आप उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं कि ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है। ब्रूस्टर्स लॉ हमारा ये कहता है, एक रिलेशनशिप देता है लाइट वेव का मैक्सिमम पोलराइजेशन एंगल ऑफ लाइट पे। ठीक है, ये लॉ ये स्टेट करता है कि अगर कोई पी पोलराइज्ड रे है वो वैनिश हो जाएगी कम्प्लीटली डिफरेंट ग्लासेस पे एक पर्टिकुलर एंगल पे। उस पोलराइजेशन एंगल को क्या कहते हैं, ब्रूस्टर एंगल भी कहते हैं। और इट इज़ एन एंगल ऑफ इंसिडेंट जहाँ पे रे ऑफ लाइट जो है कम्प्लीटली ट्रांसमिट हो जाती है डाइलेक्ट्रिक सरफेस पे जो ट्रांसपेरेंट है विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब तो रिलेशन क्या आया था हमारा, रिलेशन जो ब्रूस्टर लॉ था उसमें दिया था कि म्यू इज इक्वल टू 10 एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। ठीक है, अब म्यू क्या है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो मीडियम का। पर वहीं से हमें स्नेल्स लॉ से भी पता है क्या कि जो म्यू होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन आई बाय साइन आर। तो म्यू नहीं पता पर हमें एंगल ऑफ सिर्फ इंसिडेंट पता है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो दिया है हमें 60 डिग्री। तो चलिए कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे वो देखते हैं। अब इसका तो हमें साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर हमें दिया हुआ है। एक और फॉर्मूला होता है म्यू का जो डिफाइन किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी जो दी हुई है मीडियम में जो है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम को कैलकुलेट करने का। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वेलोसिटी कितनी है रिफ्रैक्टेड रे की इनसाइड द मटेरियल। तो हम सिंपली इस c बाय वी को यहाँ पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा c बाय वी इज इक्वल टू टैन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से c हमें पता है, c कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v हमें निकालना है और tan 60 कितना होता है, √3। तो यहाँ से हम सिंपली अगर कैलकुलेशन देखें तो ये कितना हो जाएगा, हमारा v हो जाएगा 3 × 10⁸ बाय √3, यानी कि ये हमें √3 देगा। तो ये हो जाएगा √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम अपने अगर ऑप्शंस देखें तो हमारा ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉन्वेक्स रियर व्यू मिरर दिया हुआ है, फोकल लेंथ जिसकी है 20 सेंटीमीटर और उसे फिट किया गया है कार में। एक और कार है जो कि 2 मीटर ब्रॉड है और उसकी 1.6 मीटर हाई है। ठीक है, और वो 6 मीटर अवे है पहली कार से और क्या कर रही है, वो ओवरटेक करती है इस पहली कार को एक रिलेटिव स्पीड इतनी डी 15 मीटर पर सेकेंड से। हमें बताना है कि क्या होगी स्पीड ऑफ इमेज सेकेंड कार की विद रिस्पेक्ट टू दी फर्स्ट कार। तो देखने में तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर कैलकुलेशन हम देखते हैं। तो अब हमें दिया है सिचुएशन में क्या है कि हमें 2 गाड़ी गिवन है। ठीक है, और एक कार की फोकल लेंथ हमें f20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और दूसरे में हमें क्या दिया है, वो दिया है कि ये 6 मीटर अवे है फ्रॉम द फर्स्ट कार। तो ये देखिए, अगर आप ये देखें, ये जो सेंटेंस है, ये फोकल लेंथ f हमें गिवन है, 6 मीटर अवे फ्रॉम द कार गिवन है, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दिया हुआ है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला को एक बार रिवाइज करें हम, तो मिरर फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, v हमें निकाल लेंगे, u और f हमें पता है, तो क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू, अब u जो है हमारा माइनस में लिया जाता है हमेशा,
ठीक है, ये हमारा साइन कन्वेंशन होता है। तो यहाँ आके ये हो जाएगा 1/6 मीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम u को लिख सकते हैं कितना, -6 मीटर दिया है, तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। एक ही यूनिट में रख लेंगे, 600 + 1/20। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक बार हम इसे सॉल्व ही कर लेते हैं, देख जाए। तो आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी v = 600/31 सेंटीमीटर। यहाँ से अब आपका v आ गया। अब हमें क्या है कि स्पीड दे रखी है रिलेटिवली, कि जो सेकंड कार ओवरटेक करती है पहली को इस स्पीड से। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, स्पीड को निकालने के लिए इस इक्वेशन को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें dv/dt की फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि हमें स्पीड ऑफ इमेज निकालनी है तो हमें dv/dt निकालना है। तो वो हम कैसे करेंगे, अब इसको करेंगे v की रिस्पेक्ट में, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये -1/v² dv/dt, ठीक है, और ये हो जाएगा -1/u², ठीक है, du/dt। ये 0 हो जाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा dv/dt हमें निकालना है, तो ये सिंपली हमारा कितना हो जाएगा, -v²/u² du/dt। अब क्वेश्चन में देखो, आपको रिलेटिव स्पीड दे रखी है du/dt, ये दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू पता है, ये दोनों भी पता है, तो हमारा dv/dt आ जाएगा। चलिए, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा dv/dt = हमारी वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ से सिंपली अगर हम देखें तो ये -v² माइनस की वैल्यू रखो, v² अभी हमने निकालना है, कितना था, 600/31 का होल स्क्वायर इंटू u की वैल्यू कितनी थी हमारी, u हमारा कितना दे रखा था, 6 मीटर, यानी कि 600, और ये हमारी वैल्यू कितनी है, 1/600 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए 600 तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और du/dt कितना गिवन है, 15। ठीक है, तो यहाँ से जो हम वैल्यू रखेंगे वो कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में हमें दे रखा था ना 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, सिंपली आप अगर कैलकुलेट करें तो अब हमारी कैलकुलेशन ज़ीरो डाउन कितनी हो जाएगी, ज़ीरो डाउन होके ये हो जाएगी 600 स्क्वायर कट गया, 15/31, ये हो जाएगा हमारा, तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, ये 15/31 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dv/dt = माइनस अप्रॉक्सीमेटली ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 0.0156, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 0.016 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस है L और रेजिस्टेंस है R, और वो कनेक्टेड है एक बैटरी EMF के साथ t = 0 पे। अब T1 और T2 टाइम्स पे 90 और 99% कंप्लीशन दे रखा है करंट ग्रोथ का एक सर्किट में, तो T1/T2 कितना होगा। तो एक बार रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉइल है। ठीक है, ये कनेक्टेड है एक बैटरी EMF के साथ E, इसकी हमारी इंडक्टेंस है L और रेजिस्टेंस है R। अब करंट ग्रोथ कैसे डिफाइन की जाती है, करंट ग्रोथ LR सर्किट के लिए होती है I = I0 1 - E - RT/L, जहाँ I हमारा जो करंट ग्रोथ जो अचीव करी है ये पीक हो गया, और ये R रेजिस्टेंस, T टाइम डिके, और ये हमारा L इंडक्टेंस। तो अब हम देखें तो हमें दो सिचुएशन पे तो गिवन है कि कितना कितना कंप्लीट हो रहा है, यानी कि हमें I की वैल्यू गिवन है I0 की टर्म्स में। ये आप देखें, तो पहले T1 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से हम T1 टाइम के लिए अगर देखें तो हम सिंपली लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 90 के लिए 90/100, I0 90% कंप्लीशन ऑफ द करंट ग्रोथ दे रखा है, तो ये कितना रिप्रेजेंट करेगा, ये 90 ऑफ जो पहले की करंट ग्रोथ थी इज इक्वल टू I0 1 - E - R
और ये T1 टाइम पे है तो ये RT1/L ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से I0 से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, अब हमारी इक्वेशन आ जाएगी T1 की टर्म्स में हम निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और ये वैल्यू जो है हमारी सिंपली हो जाएगी, अगर आप इसको लिखें तो ये हमारा ln, हम ln ले लेंगे तो ये हमें वैल्यू कितनी देगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा LR/ln10, ठीक है। कि हमारी वैल्यू हो गई सिंपली, क्योंकि हम I0 से ये जो मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट होके इस तरीके से हमें वैल्यू देगा। तो -1 करेंगे तो ये 1/10 बचेगा यहाँ से, तो लॉग लेके आप निकाल सकते हैं वैल्यू। ये हो गया पहली इक्वेशन। देन अब हम T2 पे निकालेंगे, यानी कि 99% जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी, तो एट T2 अगर अब हम निकालें तो ये हो जाएगा 99/100 I0 इज इक्वल टू I0 1 - E - R T2/L, ठीक है। ये I0 से I0 कैंसिल हो गया, फिर से दोबारा से लॉग लेके इसको सॉल्व करें तो T2 की टर्म्स में कितना आ जाएगा, 2LR/ln10, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में हमें निकालना है रेशियो T1/T2 का। तो अब हम सिंपली इसका रेशियो निकाल सकते हैं, तो रेशियो T1/T2 कितना हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, T1 कितना था, L/R/ln10, तो ये हो जाएगा L/R/ln10 इंटू डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2LR/L, ये ln10 नीचे आएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा ln10। तो ln10 ये कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो सिंपली हमारे पास वैल्यू क्या बची, 1/2। तो फाइनल रेशियो कितना आ गया, फाइनल रेशियो हमारा हो गया फिर T1 T2 इज इक्वल टू 1/2। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो हमारे ऑप्शंस जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक सेमीकंडक्टर की इंक्रीज होती है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वेवलेंथ का वो शॉर्टर हो जाता है 2480 नैनोमीटर से, जो इंसिडेंट है, और बैंड गैप जो है वो हमारी सेमीकंडक्टर की हमें फाइंड आउट करनी है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी होगी, HC की वैल्यू हमें इतनी कंसिडर करनी है। तो अब हमें क्वेश्चन में लैम्डा गिवन है 2480 नैनोमीटर, ठीक है, और HC का भी हमें वैल्यू गिवन है कितनी है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। सिंपल। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक सेमीकंडक्टर की कह रहा है कि इंक्रीज हो रही है जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ की शॉर्टर होती है इस वैल्यू से जो इंसिडेंट है, ठीक है। तो बैंड गैप का कैसे फॉर्मूला निकाला जाता है, बैंड गैप एक एनर्जी की फॉर्मेशन ही होती है जिसको हम डिफाइन करते हैं कैसे, HC/लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे हमें HC पता है, लैम्डा पता है, तो सिंपल आप वैल्यूज पुट करके बैंड गैप का वैल्यू आपको पता चल जाएगी सेमीकंडक्टर के लिए। तो HC कितना है हमारा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, एंगस्ट्रॉम को चेंज करके हम 10⁻⁻10 लिख लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है ये, डिवाइडेड बाय ये है 2480 इंटू नैनोमीटर को कन्वर्ट करके 10⁻⁹, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम सिंपली जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या देगा, और यहाँ से जो ये 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो हमें सिर्फ -1 एक वैल्यू बचेगी, तो ये कितना हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय 248, ठीक है। तो ये 5, यानी कि जो सिंपल जो हमारी बैंड गैप की जो वैल्यू है सेमीकंडक्टर की वो आ जाएगी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब बैंड गैप आपको जो एनर्जी की जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से ही डिफाइन की जाती है, तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला पुट इन करके आपकी वैल्यू पता चल गई। तो जो हमारा ऑप्शन 1 है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक लॉन्ग थिन मैग्नेट है मैग्नेटिक मोमेंट m का, जो कि बेंड किया गया है एक सेमी सर्कल में, और जो डिक्रीज है मैग्नेटिक मोमेंट का वो हमें बताना है कि वो कितना है। तो अब इमेजिन करिए कि एक लॉन्ग थिन मैग्नेट था पहले इस फॉर्म में, ठीक है। अब इसी को कन्वर्ट करके हमने एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है डायमीटर
रहती है सेमी सर्कल की, इसको हम 2r लिख सकते हैं। और ये लेंथ तो सेम ही रहेगी जिसको हमने कन्वर्ट किया, इसको हम l ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी ये लेंथ l ही का था, ठीक है। और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है m, और इसकी अब मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो जाएगी वो निकालनी है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइन की जाती है, वो होती है हमारी m इंटू l। यहाँ पे हमारा m क्या हो गया, m हमारा मैग्नेटिक मोमेंट जो डिफाइन किया जाता है वो इंटू लेंथ l, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू होगी मैग्नेटिक मोमेंट की। और लेंथ आर्क की सेमी सर्कल फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, ये लिखते हैं हम 2πr होता है सर्कमफेरेंस सर्कल का, 2πr डिवाइडेड बाय कितना, क्योंकि हम हाफ ही कंसिडर कर रहे हैं तो ये हाफ से डिवाइड होके कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारी r की वैल्यू आ जाएगी l/π, ठीक है। सिंपल ये हो गया। अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो जाएगी, m इंटू जो न्यू रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना हो रहा है 2r हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा m इंटू 2 इंटू l/π। तो ये हमारी वैल्यू आ गई कितनी, ये न्यू है तो इसे हम m प्राइम से डिनोट कर देते हैं। तो हमारी m प्राइम की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी m प्राइम की सिंपली हमारी वैल्यू आ गई 2π m इंटू l। अब m इंटू l कितना था, कैपिटल M, तो हम लिए 2π कैपिटल M, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें डिक्रीज निकालना है कितना हो रहा है मैग्नेटिक मोमेंट में, तो यानी कि जो ओरिजिनल m था मैग्नेटिक मोमेंट माइनस जो न्यू फॉर्म मैग्नेटिक मोमेंट है हम उसको माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये पहले हमारा कितना था, ये था हमारा ml, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी अब m माइनस 2π m, तो हमारा m कॉमन लेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस 2/π। तो हम अपने ऑप्शन सब देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन जो C है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपली हमने मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यूज़ करते हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और फिर डिक्रीज हमने ओरिजिनल को फाइनल से माइनस करके कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि करंट गेन जो होता है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में मोड का ऑफ अ ट्रांजिस्टर वो 10 है। इनपुट इम्पीडेंस हमें गिवन है 20 किलो ओम और लोड रेजिस्टेंस हमें गिवन है 100 किलो ओम। हमें निकालनी है कि पावर गेन क्या होगी इस ट्रांजिस्टर की। तो पावर आपको डिफाइन पता है कि पावर हमारा कैसे डिफाइन किया जाता है, पावर हमारा डिफाइंड होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आई, या इसे हम रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, क्योंकि V क्या होता है आई बाय आर होता है, ठीक है। V इंटू आई इज इक्वल टू आर ना, V बाय आई इज इक्वल टू आर, तो हम वो फॉर्मूला पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे करंट गेन हमें 10 दिया है, करंट गेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 10, ठीक है। और हमें इनपुट इम्पीडेंस गिवन है और लोड रेजिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस गेन भी आ जाएगा कि इनपुट जितना दे रहे हैं और जितना लोड लगाया हुआ है रेजिस्टेंस का, तो हमारा रेजिस्टेंस गेन कितना हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस गेन हम लिख सकते हैं वो हमारा हो जाएगा R0 बाय RI। R0 क्या होता है, ये इस केस में R0 बाय आउटपुट बाय इनपुट हमें कोई तरीके का गेन देता है, तो हम उसी को कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हमने वैल्यू लिख ली। 100 किलो ओम कितना हो गया, 100 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो को हमने स्प्लिट अप कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे 20 किलो ओम 20 इंटू 10 टू द पावर 3 ये कैंसिल आउट हो गया और हमारा रेजिस्टेंस गेन जो है वो आ गया 5 वैल्यू। पावर गेन कैसे डिफाइन किया जाता है, पावर गेन जो है हमारा वो होता है इक्वल बीटा स्क्वायर, यानी कि जो करंट गेन जो है उसका स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन जितना आया है हमारा उसके इक्वल रहता है ये। तो अब हमें यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस गेन की वैल्यू पता है, तो हम सिंपली लिखेंगे बीटा कितना था हमारा वो 100 गिवन था और ये हमारा रेजिस्टेंस कितना है 5, ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, तो सिंपल हमारा 500 आ गया पावर गेन। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो गया करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि दो ऑब्जेक्ट हैं P एंड Q, वो ट्रैवल कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में जो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट। अब जबकि ऑब्जेक्ट P जो है वो स्टार्ट हो रहा है एट टाइम t इक्वल टू 0 और ऑब्जेक्ट Q जो है वो स्टार्ट हो रहा है थोड़ी देर बाद t इक्वल टू 30 मिनट पे।
ऑब्जेक्ट पी की एक्सेलरेशन हमें गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और हमें यह दिया है कि अगर टू कैच पी डिस्टेंस 20 किलोमीटर पे एक्सेलरेशन क्यू की क्या होनी चाहिए। तो अब हमें जो वैल्यूज़ लिखी हैं पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। हमें एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू हम अज्यूम कर लेते हैं वो कितनी है, क्यू की हमें दी है a किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। अब टाइम अगर हमें इन आर बाय एन ऑब्जेक्ट पी कि वो कवर करे 20 किलोमीटर, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे वो है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वो क्या कहता है हमारा, वो हमारा सिंपली होता है एस डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब u हमें इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं तो हमारा इनिशियल 0 है, और डिस्टेंस कितना दिया है हमें 20 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये हाफ। अब एक्सेलरेशन पहले उसकी कितनी दी है 40 दी हुई है p की, तो ये हो जाएगा 40, और कितना टाइम ले रहा है ये हाफ एन आवर। टाइम हमें निकालना है कि कितने टाइम में ये डिस्टेंस हमारा कवर कर रहा है, तो ये 20, तो t हमारा यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 1 आवर की इक्वल आ गया ये वैल्यू। अब यहीं पे अब दिया है कि जो ऑब्जेक्ट Q जो है वो 30 मिनट के बाद स्टार्ट कर रहा है, और उसके पास कितना टाइम बचेगा, 30 मिनट के बाद स्टार्ट कर रहा है, यानी कि उसके पास सिर्फ आधा ही टाइम बचा है, हाफ आवर, ठीक है। तो उससे अब हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे Q के लिए। अब Q का केस में भी सिंपल 20 किलोमीटर ही कवर कर रहा है वो डिस्टेंस, इनिशियली वो 0 ही थी स्पीड, और ये कितना हो जाएगा हाफ। एक्सेलरेशन हमें Q का पता नहीं है, और अब ये तो पूरा 1 आवर ले रहा है, ये P के लिए निकाला था ना अभी हमने, और क्वेश्चन में दिया है कि थोड़ी देर बाद 30 मिनट्स के बाद Q स्टार्ट करता है। 30 मिनट्स के बाद Q स्टार्ट करता है, इसका मतलब कि 1 घंटे में से 30 के बाद जो टाइम बचेगा वो कितना, आधा ही टाइम बचेगा Q के पास, तो हम उतना टाइम इसको वापस इनपुट करेंगे, तो वी विल हैव हाफ लेके होल स्क्वायर, ठीक है, हाफ आवर लेके। तो यहाँ से हमारी A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये हमारी हो जाएगी एक्सेलरेशन Q ऑब्जेक्ट की, जो उसको चाहिए कि वो P को कैच कर सके एट अ डिस्टेंस 20 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन जो है D वो करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थे हमारे आज के NTA अभ्यास ऐप के क्वेश्चन। डेली आपको हमारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जो पूछा गया है मॉक पेपर्स में। तो देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।